नमस्कार। अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेवल 1 से कर रहे हैं, चाहे आप लेवल 2 से कर रहे हैं, किसी भी लेवल से कर रहे हैं, दोनों के ही सिलेबस में राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ एवं साहित्य है। मेरे पास कलाम एकेडमी, जो कि अपने टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रसिद्ध है, उसकी पूरी की पूरी बुकलेट है। ये बुकलेट टोटल आप देख सकते हैं कि 32 पेजेस की है और इस पूरी बुकलेट को मैं आज आपको रटवा दूंगा। सीरियसली रटवा दूंगा। मैं खुद भी रट लूँगा, आप भी रट लोगे। अच्छा देखो, आप जबकि कलाम एकेडमी में आप जाते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो लगभग 3000 की पड़ती है। आपका भाई ये आपको टेस्ट सीरीज की पूरी बुकलेट जो है ना, एकदम निःशुल्क रटवा देगा। सभी बहन बेटियों से इतना ही निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में एक हल्का सा हार्ड वर्क जरूर लिख दीजिएगा। बाकी सारी आपकी इच्छाएं हैं। और ये 32 पेज की छोटी सी PDF है, जिसके अंदर हम राजस्थान की भाषा और बोलियां ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी अपने अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए। और ये 32 पेज से कम 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। तो हम चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं, इस पूरी PDF की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वो है राजस्थान की भाषा एवं बोलियों का एक सामान्य परिचय लेंगे पहले हम, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, सामान्य परिचय में हमें क्या बताया गया कि राजस्थान के आम जन द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वही राजस्थानी भाषा है। बेसिकली बात है। अच्छा, भाषा विज्ञान जो है, जो भाषा साइंस है, लैंग्वेज साइंस है, उसके अनुसार राजस्थानी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। कौन से भाषा परिवार की भाषा है? मेरे साथ साथ रिपीट करते रहो, साथ साथ रिपीट करते रहोगे तो रट जाएगी, याद हो जाएगी। देखो, इसके अंदर समझने का कुछ भी नहीं है। समझने का क्या है कि डिंगल क्या है, पिंगल क्या है, ये बेसिक चीज़ें समझने की है। अब भारोपीय परिवार की भाषा ये आपको रटना ही है ना, तो अपन साथ साथ रटते हैं। राजस्थानी भाषा कौन से परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, अब राजस्थानी भाषा का नामांकन देख लेते हैं। भाई, राजस्थानी भाषा को राजस्थानी भाषा जो कहा गया है ना, इसका नामांकन के क्या क्या रीजन है, इस चीज़ को अपन समझ लेते हैं कि राजस्थानी भाषा को राजस्थानी भाषा क्यों कहा गया है और किस किस ने क्या क्या कहा है, उस चीज़ को अपन देखते हैं। तो देखो, राजस्थानी भाषा को मरु भाषा, मरु प्रदेशीय भाषा या मरुवाणी कहा जाता है। ये सब कुछ बेसिक है। अब आता है एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन क्या है कि उद्योतन सूरी जो हैं उन्होंने कुवलय माला लिखा था। बिल्कुल लिखा था। कुवलय माला में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ये एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है कि उद्योतन सूरी के कुवलय माला जो ग्रंथ है, उद्योतन सूरी ये रहे, इनका ग्रंथ कौन सा है? ये रहा कुवलय माला। कुवलय माला किसका ग्रंथ है? उद्योतन सूरी का। ये तो हो गया बेसिक सवाल। अब आता है कि उद्योतन सूरी के कुवलय माला ग्रंथ में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो गाइस 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। एक नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम में कितनी बार आ चुका, RS प्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और बाकी सारे एग्जाम्स में तो आता ही है। थर्ड ग्रेड में तो स्पेशली आएगा क्योंकि अलग से भाषा क्या कहते हैं उनका मेंशन किया गया है सिलेबस में। तो कितनी भाषाओं का मेंशन है? 18 भाषाओं का। 18, 1 और 8, 18। ठीक है ना। अच्छा, उद्योतन सूरी का कुवलय माला है। कुवलय माला में 18 भाषाओं का क्या कहते हैं जो वर्णन है। अच्छा, ये कुवलय माला लिखा गया था 835 विक्रम संवत में। कब लिखा गया था? 835 विक्रम संवत में। देखो, एक चीज़ बताता हूँ, जब भी विक्रम संवत दिया हुआ हो ना, तो उसमें से जब आप 57 घटाते हो ना, तो हमारा जो अभी जो अंग्रेजी कैलेंडर चलता है ना, वो आ जाता है। और अंग्रेजी कैलेंडर का दिया हुआ हो तो उसमें 57 जोड़ दो। बहुत आसान से फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर मान लो कि अभी जैसे 2025 चल रहा है, ठीक है ना, 2025 चल रहा है, इसके अंदर आप 57 करोगे ना तो विक्रम संवत आ जाएगा। ठीक है, और मान लो कि कभी आपको विक्रम संवत दिया हुआ हो कुछ 2000, मान लो कि 2000 विक्रम संवत दिया हुआ है, तो इसको आप अंग्रेजी डेट में चेंज करना है तो उसमें से 57 घटा दो। ये एक बेसिक चीज़ है। तो 835 कौन से विक्रम संवत में? 835 विक्रम संवत में श्री उद्योतन सूरी जी ने कुवलय माला लिखा था। और कुवलय माला में 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का, जिसमें मारवाड़ क्षेत्र की भाषा को मरुवाणी कहा गया है। एग्जामिनर पूछ सकता है उद्योतन सूरी की कुवलय माला में मारवाड़ क्षेत्र की भाषा को क्या कहा गया है? तो मारवाड़ क्षेत्र की भाषा को क्या कहा है? मरुवाणी कहा गया, मारवाड़ी नहीं कहा गया। एग्जामिनर जानबूझ के धूल उड़ाने के लिए मारवाड़ी ऑप्शन देगा, लेकिन आपको सतर्क रहना है। आप PP सर के विद्यार्थी हो। आप कहना कि आप कहना कि मूर्ख मत बनाओ मुझे। मरुवाणी होता है, क्या होता है? मरुवाणी होता है। हंस लो हंस लो, हंसने के लिए ही बोला था। और इससे क्या होगा कि हम जो ये 32 पेज करेंगे ना, तो हमारी लय बनी रहेगी। ठीक है ना। तो मरुवाणी किसको कहा गया है? मारवाड़ क्षेत्र की भाषा को क्या गया है? मरुवाणी कहा गया है। ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ आपको कवर हो गया। ठीक है ना। देखो, कवि कुशलाभ जो है ना, उनका ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि किसका ग्रंथ है? पिंगल शिरोमणि कवि कुशलाभ का। मेरे साथ साथ रटते रहो, बोलते रहो। ये 32 पेज आपको मतलब थर्ड ग्रेड मास्टर बना देंगे। आपकी शादी ब्याह सगाई सब करवा देंगे, यूं मान के चलो। हैंटर रहो एकदम। तो कवि कुशलाभ का क्या है? पिंगल शिरोमणि। तो पिंगल शिरोमणि जो है, और अब्दुल फजल के द्वारा आईन अकबरी रचित गई है। बिल्कुल सही बात है। इसमें मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। अब आपको एग्जामिनर पूछ सकता है
कि मारवाड़ क्षेत्र के लिए मारवाड़ी भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है। तो आपको याद होना चाहिए 2 ही ग्रंथ है। कौन सा है? एक तो कवि कुशलाभ का पिंगल शिरोमणि है पहला ग्रंथ ये, दूसरा अबुल फजल का आईन अकबरी, इसमें मारवाड़ी भाषा का है। लेकिन उद्योधन सूरी ने जो 835 ईस्वी में लिखी गई थी ना कुवल्यमाला, तो कुवल्यमाला में मरुवाणी कहा गया, मारवाड़ी नहीं कहा गया। आप कहेंगे सर ये तो छोटी सी बात है। अरे डोपा छोटी बात कौन नहीं रे, देख मरुवाणी मारवाड़ी तो होगा गलत, 2 नंबर कटेंगे और माइनस का जो 1/3 होगा वो लगेगा, और मरुवाणी राइट करके आएगा तो 2 नंबर मिलेंगे ना, सिलेक्शन होगा तेरा। बात को समझ, ठीक है ना। सॉरी, जो भी अगर मैं कुछ काफ़ी बार होता है कि मैं कुछ शब्द ऊपर नीचे कर देता हूँ, ठीक है ना। वो कई बार तो होता है कि प्लांट तरीके से आपको हंसाने के लिए होता है, कई बार मुंह से निकल जाता है। तो चीज़ों को एंजॉय करो। हम सब 18+ है, हम सब क्या है 18+ है, 18 से उम्र में ज़्यादा है। देखो मैं 18+ लिख रहा हूँ, इस 18+ की घटना से आप ये याद रख सकते हैं कि कुवल्यमाला में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। 18+ है ना हम तो कुवल्यमाला में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। और कुवल्यमाला में मारवाड़ी को क्या गया, मरुवाणी का गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कवि कुशलाभ ने का ग्रंथ कौन सा है? पिंगल शिरोमणि। अबुल फजल का ग्रंथ कौन सा है? आईन अकबरी। इन दोनों ने मारवाड़ी भाषा का पहली बार उपयोग किया है। अच्छा, 17वीं शताब्दी की 9 बोली छंद और 18वीं शताब्दी की 8 देसर गुजरी नामक रचनाओं में मरु भाषा का उल्लेख किया गया है। ये रचना देख लो, देखो एग्जामिनर पूछ सकता है 8 देश गुजरी नामक रचना में मारवाड़ के लिए कौन सी भाषा है? तो मरु भाषा, ठीक है। और अपने क्या कहते हैं जो 9 बोली छंद में भी मरु भाषा का उल्लेख है, ठीक है ना। अच्छा, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सबसे पहले किसने यूज़ किया? बहुत धाड़ फाड़ अपरंपार क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द किसने यूज़ किया? तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द किया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने पहली बार कहा राजस्थानी भाषा को, कहा था ए तो राजस्थानी भाषा है। तो राजस्थानी भाषा ने कहा था कि कोई तो मेरे को कहता शेखावटी, कोई तो कहता है मेरे को मारवाड़ी। तो ग्रियर्सन साहब ने कहा था नहीं, आज से अपन सब तेरे को क्या कहेंगे? राजस्थानी भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? राजस्थानी भाषा। तो जॉर्ज, ये नाम है ना, आप रट लो। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, देखो भाषा है ना तो भाषा को लैंग्वेज बोलते हैं, उससे आप लिंग्विस्टिक सर्वे याद रखो। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन साहब जो है ना, उन्होंने क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का यूज़ किया था, ठीक है ना। और ये कब लिखी गई थी? 1912 में लिखी गई थी। अच्छा, अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा था कि 835 विक्रम संवत में उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला लिखा, जिसके अंदर 18 भाषाओं का उल्लेख है, और उस 18 भाषाओं में राजस्थानी भाषा को मरुवाणी कहा गया। क्या कहा गया था? मरुवाणी कहा गया था। तो आप कहेंगे मारवाड़ी किसने कहा था? तो मारवाड़ी किसने कहा था? तो मारवाड़ी कहा था कवि कुशलाभ के पिंगल शिरोमणि में, और दूसरा किसने कहा था? अबुल फजल के आईन अकबरी में मारवाड़ी भाषा कहा था, और इसने मरुवाणी कहा था किसने? उद्योतन सूरी ने। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द किसने यूज़ किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, 1912 में किया था, ठीक है ना, 1912 में किया था। और इसने कौन सी बुक थी इसकी? एग्जामिनर बुक पूछ लेता है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का विकास कैसे होता है? अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? नामांकन पढ़ लिया, किसने क्या क्या नाम दिया। अब बात पढ़ते हैं कि राजस्थानी भाषा का विकास कैसे होता है। आप कहेंगे कि सर विकास का क्या टंटा है? कुछ टंटा नहीं है। देखो कोई भी भाषा होती है ना, उसकी अपने विकास तो अपने को पढ़ना पड़ता है ना, भाषा कैसे बनी। तो देखो सारी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत, ठीक है ना। अब अपन क्या कहते हैं कि संस्कृत तो थी जटिल, तो लोग जीवन में नई नई भाषाएं बनने लगी। तो देखो संस्कृत टूटी ना, ये यहाँ से देखो। अब है ना शांति समझना, ब्राइटनेस बढ़ा लो और क्या कहते हैं क्वालिटी बढ़ा लो वीडियो की। आपको साइड में राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा। देखो संस्कृत भाषा बहुत हार्ड भाषा थी। कौन सी भाषा थी? हार्ड भाषा थी। तो हार्ड थी तो उसका ईजी वे आया पाली, ठीक है ना, पाली भाषा। और पाली भाषा भी जब हार्ड लगने लगी तो पाली की जगह आई प्राकृत। देखो सबसे पहले तो थी संस्कृत, संस्कृत हार्ड लगने लगी तो लोगों ने कहा कि पाली भाषा बनाते हैं, ये लो पाली। फिर लोग इतने आलसी है कि पाली भी हार्ड लगी तो बनाई प्राकृत। आपसे एग्जामिनर क्रम पूछ सकता है कि सबसे पहली भाषा कौन सी है, सबसे प्राचीन कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद आई प्राकृत। देखो ठीक है ना, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, ठीक है ना। तो पहले संस्कृत थी, फिर पाली आई और फिर प्राकृत आ गया। भाषा हमेशा कठिनाई से सरलता की तरफ चलती है, ये लाइन मैंने आपको कह दी है। अब देखो राजस्थानी भाषा का विकास कैसे होता है। तो राजस्थानी भाषा का विकास भी अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। अब आप कहेंगे कि पवन सर अपभ्रंश भाषाएं क्या होती है? तो बेटू देखो अपन ने पढ़ी संस्कृत पढ़ी, तो संस्कृत हार्ड लगी ना, तो संस्कृत का अपभ्रंश बना दिया पाली। पाली हार्ड लगी तो उसका अपभ्रंश बना दिया प्राकृत। अब राजस्थानी भाषा कैसे बनी कि संस्कृत, पाली, प्राकृत इन सब का मिक्सचर करके टूटी फूटी भाषाओं ने जोड़ जुड़ान कह के ए लो आ रही राजस्थानी भाषा। जो आपको पता है राजस्थानी भाषा को मान्यता क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि राजस्थानी भाषा ये तो अपभ्रंश है भाषा, थोड़ी सी यहाँ से बोल दी, थोड़ी सी यहाँ से बोल दी। जैसे मैं जोधपुर जिले से हूँ, ठीक है ना, तो जोधपुर जिले में जो राजस्थानी बोली
बोली जाती है वो जैसलमेर या बाड़मेर में जो राजस्थानी बोली जाती है उससे एकदम अलग है। जब वो रविंद्र भाटी जब बोलता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं कहता हूँ काई बोल रहे हैं, मैंने की ठा नहीं पड़े, क्योंकि वो तो बाड़मेर वाली थड़ी भाषा बोलता है ना, डाउन, ठीक है। और यहाँ मारवाड़ के क्षेत्र में जहाँ जोधपुर या नागौर की भाषा अलग है, जैसे नागौर की भाषा, मेरे दादा नागौर से थे तो नागौरी भाषा में बोलते हैं डोपा, क्या बोलते हैं, ए डोपा यूँ कहीं करे रहे, ठीक है। या जोधपुर में डोपा वर्ड थोड़ा सा कम यूज़ होता है, या जो वर्ड डोपा दैट मीन्स मतलब किसी को अपन को जिगरी कहना, अरे यार, तो जैसे जोधपुर नागौर इस बेल्ट में कहते अरे डोपा यूँ कहीं करे डोपा, हाँ डोपा डोपा, तो डोपा बुरा वर्ड नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा भी नागौरी में बहुत सारे वर्ड ऐसे बोले जाते हैं जो कोई थर्ड आदमी सुने तो उसे लगेगा कि अरे ये गाली दे रहा है, और गाली नहीं दे रहे हैं, वो एक भाषा होती है, ठीक है। तो कोई जोधपुर का विद्यार्थी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जोधपुर लिखना, अगर हम फ्री होंगे तो बिल्कुल मिलेंगे आपसे। तो राजस्थानी भाषा के विकास अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है, तो कौन सी अपभ्रंश भाषा, मरु गुजरी भाषा, सौरसेनी और नागर। आप कहेंगे सर तीनों से हुआ है, बिल्कुल तीनों से हुआ है, किसी ने कहा मरु गुजरी से हुआ, किसी ने कहा सौरसेनी से हुआ, किसी ने कहा नागर से हुआ, तो क्या हमें तीनों पता करनी पड़ेगी किसने क्या कहा, हाँ बिल्कुल तीनों पता करनी पड़ेगी किसने क्या कहा। इन सभी अपभ्रंश भाषाओं में राजस्थानी भाषा के विकास में मरु गुजरी अपभ्रंश का मत सर्वाधिक तार्किक लगता है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि राजस्थानी भाषा के विकास में सबसे ज्यादा तार्किक मतलब ऑथेंटिक कौन सा लगता है, तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक लगता है मरु गुजरी। तो देखो राजस्थानी भाषा है तो मरु सरल तो हो गई, तो मरु गुजरी याद रख लो कि राजस्थानी भाषा का ऑथेंटिक रूप कौन सा है, मरु गुजरी, ठीक है ना, तो मरु गुजरी हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखा रहा मरु गुजरी, ठीक है ना, क्योंकि मरु गुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा तथा गुजरी से गुजरात भाषा का उत्पन्न हुआ है। देखो अपन बेसिकली समझते, एक भाषा थी पहले मरु गुजरी, आप कहेंगे सर अभी ये भाषा कौन बोलता है, अभी ये भाषा कोई नहीं बोलता है, क्योंकि अभी संस्कृत भी कोई नहीं बोलता है, हार्ड भाषाएं सारी खत्म हो रही है ना। तो मरु गुजरी भाषा जो है ना, तो मरु गुजरी भाषा से बेटा दो भाषाएं निकली, कौन सी, एक तो राजस्थानी निकली है, दूसरी गुजराती निकली है, ठीक है ना, गुजराती, ठीक है ना। तो अब देखो गुजराती, ये लो, तो अब देखो मरु से आप पकड़ लोगे कि राजस्थानी और गुजरी से गुजराती, ठीक है ना, ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा ये मैं कोई हवा में नहीं बात बता रहा हूँ, ये आरबीएससी की 10th क्लास की बुक से बता रहा हूँ। तो ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना गाइज, ये सारी आरबीएससी की बुक से पढ़ा रहा हूँ, और एग्जामिनर अपने घर से क्वेश्चन नहीं बनाता है, एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बनाता है, आरबीएससी की बुकों से बनाता है। अब आपकी चॉइस है, मैं इसी चैनल पर आरबीएससी की कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक की सारी बुक रटवा के और उनके अलग से एमसीक्यू करवा दूंगा। मैं जो सवाल आएगा कहाँ से, सवाल आएगा तो बुक से ही आएगा ना, और बुक से जो सवाल आएगा वो अपन गलत करेंगे ही नहीं, आरबीएससी को अपन हिला देंगे, ये याद रखना आप। मेरी भाषा ऐसी नहीं है, आप थोड़े हंसते रहो, चार्ज होते रहो। मुझे ये पता है कि मेरी क्लास जो भी विद्यार्थी देख रहा है वो 18+ है, 18+ है, मतलब या तो उसने ये शब्द सुने हैं या वो खुद भी बोलता है और वो इन सारे शब्दों को एंजॉय कर पा रहा है। अगर एंजॉय नहीं भी कर पा रहे हो तो ये देखो कि चलो सर एकदम बोरिंग सर नहीं है, सर हमें हमारी फिक्र तो करते हैं ना कि बच्चों को क्या चाहिए। तो एक बार अपन ये सारा अभी तक के जो 2 पेज अपन ने पढ़े हैं, इन दोनों पेजों को मैं एक बार आपको मतलब क्या कहते हैं कंपाइलेशन के रूप में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले थी संस्कृत वैदिक संस्कृत थी पुरानी, एकदम टिपिकल संस्कृत जिसमें हमारे ग्रंथ लिखे गए। वैदिक संस्कृत से आम बोलचाल की लौकिक संस्कृति बनी लोक भाषा। अच्छा अब एक बार के लिए इसको संस्कृत मानो, संस्कृत से 2 भाषाएं टूटी, एक पाली और दूसरी संस्कृत से संस्कृत रह गई और इजी संस्कृत। अब ये तो चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, अब अपन यहाँ से यूँ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो संस्कृत से फिर पाली से फिर प्राकृत, अब प्राकृत से देखो प्राकृत से अब यहाँ से ये सर्किल अपने काम का एग्जामिनर राजस्थान में अपने को पूछेगा वो शुरू होता है। तो देखो मरु गुजरी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं बनी, तो देखो मरु से आप मरुस्थल से राजस्थान पकड़ लोगे और गुजरी से गुजरात पकड़ लोगे। तो मरु गुजरी से कौन कौन सी भाषाएं बनी, तो मरु से राजस्थानी और गुजरी से गुजराती। अच्छा सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी बनी, हिंदी बनी। तो अगर आप हिंदी के भी विद्यार्थी हो तो ये याद रखना हिंदी किससे बनी, सौरसेनी अपभ्रंश से बनी। देखो हिंदी गाने जब बजते हैं ना हु हा हु बहुत ज़्यादा शोर होता है, क्या होता है, शोर होता है। तो हिंदी गानों से क्या होता है, शोर होता है। मैं हिंदी विरोधी नहीं हूँ, मैं तो हिंदी प्रेमी हूँ। ये अलग बात है कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है लेकिन आई लव हिंदी, ठीक है ना। हिंदी तो मेरी मतलब घर वाली भाषा है एकदम, ठीक है ना, मतलब अपनात्व की फीलिंग आती है। तो हिंदी भाषा में जब गाने बजते हैं तो क्या होता है, शोर होता है। क्या होता है, शोर होता है बेटू। तो शोर से अपने को शोर से नहीं याद रखना, दिल पर मत लो, बस हिंदी से शोर से नहीं, शोर से याद रख लो, ठीक है। तो ये अभी तक के जो 2 पेज पढ़े थे ना वो मैंने आपको रटवा दिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। बाद में जब अपन वापस आएंगे ना गाइस तो मैं सारा का सारा आपको फिर से करवा दूंगा। बहुत शानदार नोट से आप मतलब याद करोगे कि पवन सर मज़ा आ गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना प्लीज़ तो गाइस कमेंट बॉक्स में हार्ड वर्क पवन सर जरूर लिखना।
आप एक छोटा सा कमेंट करोगे, आपके कमेंट मैं और मेरी छोटी बहन है सिस्टर 10 साल की, हम दोनों पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे ये भी नहीं कहता सब्सक्राइब करो, आपके जचे तो करो, नहीं तो मत करो, इसमें क्या है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है ना, ठीक है, किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। हार्ड वर्क कमेंट बॉक्स में लिख दोगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कि जिस बच्चे ने हार्ड वर्क लिखा होगा ना वो बच्चा, मुझे पता चल जाएगा उस बच्चे ने यहाँ तक क्लास ली है, यहाँ तक क्लास ली तभी तो उसे पता है कि हार्ड वर्क लिखो, है ना। मतलब सच में किसी को जिस को सिलेक्शन चाहिए ना, मैं प्रार्थना करूंगा कि हार्ड वर्क लिखने वाले सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए कमेंट बॉक्स में, हार्ड वर्क लिखने वाले का, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन ने देख लिया था ना कि राजस्थानी भाषा मरु गुजरी से बनी, किसी ने कहा नागर से बनी, किसी ने कहा हिंदी सोरसेनी से बनी। अब किसी ने कहा तो अब एग्जामिनर हमसे कहेगा कि किसने क्या कहा, आपको पता होना चाहिए। देखो तो राजस्थानी भाषा को मरु गुजरी अपभ्रंश से जुड़ी किसने कहा, सौराष्ट्री से किसने कहा, नागर से किसने कहा। तो देखो अब मैं आपको ट्रिक से ये सारा याद करा दूंगा। सौराष्ट्री में क्या आता है, स आता है, तो सुनीति चटर्जी। देखो सौराष्ट्री में स आया, सुनीति में स आया। एकदम शांति से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा एग्जामिनर। मतलब मैं है ना, सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये इतनी ही सच्ची बात ये है कि एग्जामिनर ये तो पूछ के ही रहेगा। इस टेबल से एक क्वेश्चन नहीं आए तो मेरा नाक फाड़ देना, इतना मैं आपको कहता हूँ, ठीक है। इस टेबल से एक क्वेश्चन आएगा गाइस, है ना। तो देखो सौराष्ट्री अपभ्रंश से मारवाड़ी भाषा बनी, ये किसने कहा, तो सुनीति ने कहा। आप कहेंगे सर मैं भूल जाऊंगी, भूलना है ही नहीं, सौराष्ट्री में स आता है, सुनीति में भी स आता है, ये लो चलो ये तो फिक्स हो गया। अब है कि नागर अपभ्रंश से किसने कहा, नागर में न आता है, गियरसन में भी न आता है, ठीक है ना, और मेनारिया में भी न आता है। आप कहेंगे सर ऐसे तो कैसे याद रहेगा, अगर 3-4 बार पढ़ लोगे तो ऑप्शन में सुनीति देखते आप काट लोगे कि सुनीति तो सौराष्ट्र की क्योंकि स था, ठीक है ना। नागर में न आता है तो गियरसन और क्या कहते हैं मेनारिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। बच्चे वे सारे ने मरु गुजरी का है, फिर भी अपन तो गलती करनी ही नहीं है। तो मरु गुजरी अपभ्रंश से बनी किसने कहा है, मरु गुजरी, मरु मुंशी, ठीक है ना, माहेश्वरी मेनारिया, मुंशी माहेश्वरी मेनारिया, मरु गुजरी किसने कहा, मुंशी, ये लो मुंशी, मेनारिया, ये लो मेनारिया, ठीक है ना, और माहेश्वरी, ये लो माहेश्वरी। सारे एम एक साथ है, ये मतलब दाढ़ फाड़ ट्रिक है, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। एम दिखे किसी के भी सरनेम में तो उसको अपने को कर देना है मरु गुजरी, एस दिखे पहला नाम उसको कर देना है सौराष्ट्र होगा एस तो सुनीति, ठीक है ना। नागर में एन दिखे तो अपने को वापस एन पकड़ लेना है। आपको एग्जाम में मैं कह रहा हूँ आप रट के ही मत जाओ, ये फॉर्मूला जो पवन सर बता रहे हैं इस फॉर्मूले को याद कर लो कि अगर एम है तो उसका निर्माता भी एम होगा, एस है तो उसका निर्माता भी एस होगा। ये ट्रिक है बेटा, मैंने जब याद की थी तो मैंने ये ट्रिक बनाई थी और मैं मतलब यूपीएससी मेंस लिख चुका हूँ 2 बार, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि मैं जो जिस तरीके से याद करता हूँ ना उसी तरीके से आपको याद करवाऊंगा, है ना। और मतलब विकास दिव्य कीर्ति सर से मेरी मतलब आपको मैं अगर इस चैनल पे पोस्ट करूँगा, वीडियो कॉल पर बात हो रखी है कि मतलब जब मैंने दिल्ली छोड़कर मैं वापस राजस्थान के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने आया था तो सर ने मुझे कॉल किया था कि आप तो टॉपर हो हमारे यहाँ के, हमेशा टॉप 3 बच्चों में रहते हो, आप क्यों जा रहे हो, आपकी मतलब सर ने कहा था कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। मैंने कहा सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, बैकग्राउंड तो मेरा बहुत साउंड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ और फिर मैं आ जाऊँगा वापस यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली 2 साल की छुट्टी लेकर, ठीक है ना, एजुकेशन लीव। चलो तो मैं आपको मेरे उसी माइंड सेट से याद करवाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारा कंटेंट याद करना होता है तो उसमें कोई बच्चा ऐसे करेगा ना सौराष्ट्री सुनीति कुमार चटर्जी सौराष्ट्री, तो कुछ भी नहीं करेगा। इतने सारे मैटर की मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बता दी, इस ट्रिक से आपको याद करना है। ट्रिक क्या है, वापस देखो, अगर यहाँ एम हो, यहाँ एस हो या एन हो, या यहाँ एम हो, यहाँ एम हो, यहाँ एम हो, ये सारी चीज़ देख लो। अगर एम हो, ठीक है, भाषा का नाम तो उसका रचयिता भी एम होगा। जैसे यहाँ पर देखो मरु गुजरी में मुंशी माहेश्वरी मेनारिया, ठीक है। अगर भाषा एस से शुरू हो रही जैसे सौराष्ट्री तो उसका निर्माता भी कौन होगा, एस होगा तो सुनीति कुमार जी। अगर भाषा एन से हो रही है तो उसका निर्माता भी कौन होगा, एन होगा, गियरसन और मेनारिया यहाँ पर न है। ये थोड़ा सा जो तीसरा है उसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सेम टू सेम इस चीज़ का आप ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ठीक है। अब अपन
एक बार है ना सबको एक बार देख लेते हैं। मरु गुजरी किसने कहा है? के एम मुंशी ने कहा है, हीरालाल माहेश्वरी ने कहा है और मोतीलाल मेनारिया ने कहा है। एम। ठीक है। श्री देवरिया, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर आप याद भी नहीं करोगे तो मुझे आज पता है एग्जामिनर नहीं पूछेगा। सौराष्ट्री किसने कहा? ये तो बहुत आसान है, सौराष्ट्री एस, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा, बस इतनी बेसिक चीज। नागर किसने कहा? नागर गियर्सन, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन हो गया, और नागर मेनारिया, ठीक है ना, पुरुषोत्तम मेनारिया। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पर कंफ्यूज कैसे हो? आप मेनारिया देखकर मरु गुजरी कर दोगे कि सर ने कहा था एम, नहीं बेटू, देखो यहाँ डबल एम है तो डबल एम ज़्यादा पावरफुल होगा ना, तो डबल एम ज़्यादा पावरफुल है तो डबल एम वाला हो गया। आप कहें सर ये क्या करा रहे हो? कुछ नहीं करा रहा हूँ, देखो बेटा याद करने की ये ट्रिक होती है, ये सारनी 2 दिन याद करोगे, तीसरे दिन भूल जाओगे, नहीं तो मेरी वाली एम इक्वल टू एम, एस इक्वल टू एस, एन इक्वल टू एस ट्रिक से याद करोगे, अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलोगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे पीपी सर, पवन सर मुझे तो भूलने की ट्रिक बता दो। लोगों के कमेंट बॉक्स में होता है याद करने की ट्रिक बता दो, आप तो लिखोगे मुझे तो भूलने की ट्रिक बता दो। मैं तो आधी रात को ही बता देता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बता देता हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को बता देती हूँ, अपने गर्लफ्रेंड को बता देती हूँ, अपने हस्बैंड को बता देती हूँ, अपनी वाइफ को बता देता हूँ कि एम है तो एम होगा, एस है तो एस होगा, एन है तो एन होगा, ठीक है। तो मोतीलाल मेनारिया का क्या कहते हैं? तो मरु गुजरी अपभ्रंश है, और नागर अपभ्रंश किसका है? पुरुषोत्तम मेनारिया का है। कभी कभी क्या होता है कि मैं थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ, उस समय है ना, यहाँ पर आप ऊपर देखो, यहाँ पर एक 3 डॉट बने होंगे, 1 2 3। इन 3 डॉटों से एक तो आप क्वालिटी बढ़ा दो क्लिक करके, और एक कई बार आप 2x में या 1.5x में वीडियो भी चला सकते हो। अब एग्जामिनर हमें काफ़ी बार पूछता है कि राजस्थानी भाषा के लिए कौन सा कथन किसने कहा। आप कहेंगे सर हाचिम पूछता है क्या? हाँ बेटू हाचिम पूछता है। हाची दैट मीन्स सच में, ठीक है। तो देखो कौन सा कथन किसने कहा, तो सबसे पहले एक इजी कथन देखते हैं। पूर्वी राजस्थानी भाषा ब्रज से प्रभावित है, जबकि पश्चिमी राजस्थानी भाषा गुजरात से समानता रखती है। ये तो बात तो बेसिक है, लेकिन ये कहने वाला कौन है? तो कहने वाला नामवर सिंह। देखो नामवर सिंह ने क्या कहा? नाम रखें, क्या नाम रखें कि पूर्वी राजस्थानी भाषा है तो ब्रिज भाषा, क्योंकि ब्रिज पूर्व में है, ठीक है, और पश्चिमी है तो पश्चिम में क्या बाड़मेर से आगे गुजरात शुरू हो जाता है, तो उसने गुजराती किया, तो उसने नामों के आधार पर कहा, तो उसका नाम ही नामवर सिंह है। आप कहें सर एस थोड़ी होता है, तो बेटा इसके बाप ने जब इसका नाम नामवर सिंह रखा था तो उसने ये नहीं सोचा था कि ये बच्चा बड़ा होकर ये ऐसा कुछ कथन देगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें एग्जाम पास करना है, हमें बाकी ज्ञान नहीं फोड़ना है, हमें एग्जाम पास करना है। हमें एग्जाम में नामवर सिंह देखते याद आ जाना चाहिए कि इसने क्या किए, पूर्वी राजस्थान की ब्रज भाषा के नाम से यहाँ कनेक्ट कर दिया और पश्चिम में गुजराती से कनेक्ट कर दिया। समझ देखो बेटा, बहुत सारा कंटेंट याद रखने के लिए आपके पास ट्रिक होनी चाहिए। आधी रात को भी आपको बोलूंगा ना एम से कोई भाषा शुरू हो रही है, आप तुरंत पकड़ लोगे कि ऑप्शन में एम वाला कौन है, उसने कहा है, बस बात खत्म। सुनीति को काट दोगे, गिरियसन को काट दोगे, पुरुषोत्तम मेनारिया को काट दोगे, ठीक है। अच्छा टेसीटोरी ने क्या कहा वो देखते हैं। तो टेसीटोरी ने क्या कहा है कि प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की परवर्ती अवस्था में विलगाव इतना स्पष्ट हो जाता है कि बतला सकना अत्यंत सरल है कि अमुक पांडुलिपि गुजराती भाषा के प्रभाव में है या मारवाड़ी भाषा के प्रभाव में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा अब देखो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है ना, उसमें नीरज एंड शर्मा ने एक लाइन लिखी है। क्या लिखी है? उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा शोरसेनी भाषा से बनी। अगर एग्जामिनर पूछे कि राजस्थानी भाषा किस भाषा से बनी है, किस भाषा का अपभ्रंश है, तो छाती ठोक कर मरु गुजरी कर देना। लेकिन एग्जामिनर एकदम यूपीएससी लेवल का एग्जामिनर हो तो वो आपसे गलत करवाएगा, तो वो क्या पूछेगा कि राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी ने क्या कहा है। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी ने क्या कहा है कि शोरसेनी भाषा से। देखो अभी मैंने पीछे आपको कहा क्या कहा था कि हिंदी में शोर होता है हिंदी गानों से, तो अब हिंदी ग्रंथ अकादमी का होगा, वो तो अपनी ही छांटेगा, तो वो तो कहेगा कि राजस्थानी भाषा भी हिंदी से ही बनी है, तो और हिंदी का संबंध शोरसेनी से। बेसिक बात एग्जामिनर कह दे हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो तुरंत पकड़ लो हिंदी ग्रंथ अकादमी का है तो ये हिंदी की ही छांटेगा, हिंदी की। अब और हिंदी का उत्पन्न कहाँ से हुआ है? तो शोरसेनी से हुआ है, तो हिंदी वाला तो राजस्थानी भाषा को भी शोरसेनी कहेगा ना, तो यहाँ से आप इस लाइन को पकड़ सकते हो। मुझे पता है आपको मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन बेटा पढ़ने में मज़ा किसी को नहीं आता। मज़ा किस में आता है पता नहीं, मैंने तो लिया नहीं कभी। हाँ चलो हंस लो और चार्ज हो जाओ, ठीक है ना। तो देखो अब राजस्थानी भाषा का विकास का अपन को टाइम पीरियड देखना है। तो राजस्थानी भाषा का गोल्डन टाइम किसको कहा जाता है? गोल्डन टाइम किसको कहा जाता है? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई, ये सवाल पूछता है एग्जामिनर। पूछता है राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कौन सा काल था, तो फिर बच्चे हो जाते हैं डापा चूक अपने को होना ही नहीं, आप तो अपन तो एकदम रटेंगे आज। तो राजस्थानी भाषा का है ना 10वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा पर अपभ्रंश का सर्वाधिक प्रभाव था। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लाइन एकदम दाड़ फाड़ इंपॉर्टेंट लाइन है। राजस्थानी भाषा का उद्भव होता है 11वीं और 12वीं सदी में। कब होता है राजस्थानी भाषा का उद्भव? तो राजस्थानी भाषा का उद्भव होता है 11वीं और 12वीं सदी में। और टेसीटोरी ने क्या कहा था? टेसीटोरी ने कहा था 12वीं सदी में राजस्थानी भाषा आ चुकी थी,
ठीक है ना। उन्होंने इंडियन इन्वेक्टरी पत्रिका में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रभाव डाला। तो बेटा अब आपसे पूछ सकता है कि एलपी टेसीटोरी की कौन सी किताब में उन्होंने राजस्थानी भाषा के बारे में लिखा, तो किताब का नाम है इंडियन इन्वेक्टरी। देखो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन की बुक कौन सी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 की। उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला कब लिखा था, 835 में विक्रम संवत में, ठीक है। और एलपी टेसीटोरी जो बीकानेर में रहते थे और इटली के थे, उनकी बुक का नाम क्या था, उनकी बुक का नाम है इंडियन एंटीक्वेरी। अब आप कहेंगे सर ये याद रखना पड़ेगा, बेटू सब याद रखना पड़ेगा। आप खुद किताब लेकर बैठोगे तो कभी याद नहीं होगा, मैं साथ साथ में सारा मिश्रण करवा ऐसा रटवा दूंगा ना कि आप कमेंट बॉक्स में जो जो हार्ड वर्क लिखेगा ना, पक्की बात है उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा। तो देखो इंडियन इन्वेक्टरी ये पुस्तक किसकी है राजस्थानी भाषा के बारे में, तो ये पुस्तक है एलपी टेसीटोरी की। टेसीटोरी कौन था, तो टेसीटोरी इटली का था और बीकानेर में रहता था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि एलपी टेसीटोरी का संबंध राजस्थान की किस रियासत से, तो बीकानेर से। तो देखो 11वीं और 12वीं सदी में राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ, ठीक है। और एलपी टेसीटोरी ने क्या कहा था कि 12वीं सदी में राजस्थानी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आ गई थी, ठीक है ना। और देखो 16वीं शताब्दी में क्या कहते हैं, राजस्थानी भाषा का विकास एवं स्वतंत्र भाषा। देखो 12वीं शताब्दी तक तो राजस्थानी भाषा का उद्भव में आ रही थी। 16वीं सदी में राजस्थानी भाषा ने कहा कि अब तो अपन पावरफुल है, अपन झुकेगा नहीं साला, ठीक है। मतलब स्वतंत्र भाषा के रूप में राजस्थानी कब अस्तित्व में आई, 16वीं सदी में, ठीक है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, 1650 से 1850। ये डेट रट लो रट लो रट लो, एकदम रटे हुए में फायदा है। राजस्थानी भाषा का गोल्डन टाइम कौन सा है, 1650 से 1850। मैं आपको लिख लिख के याद कराता हूँ, राजस्थानी भाषा का गोल्डन टाइम 1650 से 1850, 1650 से 1850। मतलब आपकी कसम खा के कहता हूँ एग्जामिनर ये सवाल पूछता है राजस्थानी भाषा का गोल्डन टाइम कौन सा है, तो 1650 से 1850 है। कौन सा है, 1650 से 1850 है। हाँ थोड़ा सा हंस लो और आगे बढ़ो, ठीक है। राजस्थानी भाषा गोल्डन टाइम कौन सा है, 1650 से 1850। अभी अपन ने जो टाइम पीरियड पढ़ा था ना, वापस समझा देता हूँ। थोड़ी सी सुगबुगाहट राजस्थानी भाषा की शुरुआत होती है 11वीं सदी में, ठीक है। और 11वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक राजस्थानी भाषा क्या कहते हैं जो अस्तित्व में आने लगती है, ठीक है ना। अब 11वीं से 12वीं में अस्तित्व में आती है, तो 16वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा क्या कहती है, अब मैं 16 बरस की हो गई हूँ, 16 बरस मतलब स्वतंत्र, 16 स्वतंत्र, तो 16वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा स्वतंत्र होती है। अब 16वीं में स्वतंत्र हुई है, ठीक है ना। और 1650 से लेकर आप जानते हैं कि 1850 तक राजस्थानी भाषा का गोल्डन टाइम था। तब सारे लोग राजस्थानी भाषा बोलते थे। फिर 1850 के बाद हिंदी का प्रभाव आया तो राजस्थानी भाषा दबने लगी। तो राजस्थानी भाषा का गोल्डन टाइम कौन सा है, 1650 से 1850, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा के विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से, इनको अपन देखते हैं। ये एग्जामिनर पूछता है बेटू, आप कहेंगे कि सर इतना कैसे याद करेंगे, तो देखो बेटा किताब लेकर आप खुद पढ़ोगे तो याद होगा ही नहीं ना। अभी अपन साथ साथ पढ़ेंगे ना। चलो अपन आधे घंटे की इस क्लास को रखते हैं और इस चीज़ को अपन ना यहीं पर अपन इस पेज पर क्या कहते हैं जो यहाँ तक रट के इसको एंड करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा अपन इसको लास्ट एंड कर देते हैं और फिर अगली क्लास में अपन करेंगे राजस्थानी भाषा के विकास के विभिन्न चरणों को अपन देखते हैं। राजस्थानी भाषा के विकास के विभिन्न चरणों में देखो गुजरी अपभ्रंश से भाषा गुजरी अपभ्रंश का कब प्रभाव था, तो शुरुआत में गुजरी का था, इसलिए राजस्थानी भाषा को मरु गुजरी का अपभ्रंश कहते हैं। शुरुआत कब होती है, 11वीं से 12वीं, ठीक है। प्राचीन राजस्थानी का 13वीं से 16वीं में था, मध्य राजस्थानी का 16वीं से 18वीं में था, और आधुनिक राजस्थानी कब बनी, तो 18वीं सदी के बाद बनी। आप कहेंगे सर ये याद रखना है, नहीं ये याद नहीं रखना, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और याद रखने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब एक नरोत्तम स्वामी नाम का आदमी है, उसने क्या कहा कि प्राचीन काल में गुजराती और राजस्थानी भाषा एक ही भाषा थी। हाँ ये बात कभी कभी मुझे भी लगता है। आप दक्षिणी राजस्थान से कोई बच्चा है ना, तो वो कमेंट जरूर करना। मतलब मेरे जो स्टाफ में जो काम करते हैं ना, मतलब मेरे फादर के जो दक्षिणी राजस्थान के अधिकतर स्टाफ जो प्रतापगढ़ का है, और मैं देखता हूँ भाई एकदम गुजराती जैसी बोलते हैं, एकदम गुजराती। कोई बांसवाड़ा के हैं दो, रुकमा और वो, तो वो उनकी भाषा तो एकदम गुजराती भाषा है, एकदम गुजराती भाषा है। तो राजस्थानी भाषा का क्या कहते हैं, तो गुजराती भाषा से सिमिलर थी। ये किसने कहा था, नरोत्तम स्वामी ने कहा था, ठीक है ना। और राजस्थानी भाषा के विकास के नरोत्तम स्वामी 2 ही चरण मानते हैं, ठीक है, प्राचीन और नरोत्तम नवीन मानता है। ये इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब राजस्थानी भाषा का विस्तार देखते हैं। आर्य भाषाओं की तीसरी उपभाषा के केंद्रीय समुदाय तथा मध्य देशीय समुदाय की प्रमुख उपभाषा राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर मील है। कुछ भी नहीं याद रखना, ये याद रखो कि राजस्थानी भाषा 1.5 लाख वर्ग मील में फैली हुई है, ठीक है ना। अब राजस्थानी भाषा कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, तो राजस्थान में है, मध्य भारत के पश्चिमी भाग में बिल्कुल ये जैसलमेर वगैरह। अब सिंध में आप कहेंगे सिंध तो पाकिस्तान में चले गया, बेटू लाइन तो है ना अब खींची है ना,
आज़ादी के बाद पहले भाषाओं का तो आदान प्रदान ऐसे ही खुला खेत था, सब भाषाएं तो कॉमन थी और पंजाब के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी बोली जाती है। बिल्कुल। राजस्थानी भाषाओं के वक्ताओं की संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो राजस्थान की क्या कहते हैं, जो भारतीय भाषाओं में है ना, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 7वें नंबर पर कौन सी भाषा है? जैसे पहले नंबर पर हिंदी है तो 7वें नंबर पर राजस्थानी है। और पूरी दुनिया की भाषाओं में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? तो 24वें नंबर पर। आप कहेंगे कि सर ये कैसे याद रहेगा? कुछ याद नहीं रखना है, पूरी दुनिया में 24 घंटे और इंडिया में 7वें, ठीक है ना। इंडिया में हमारी भी भाषा 7 में, लेकिन ठीक है आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1961 की जनगणना से ये अपने को पूछेंगे नहीं, ठीक है ना, ये अपने को पूछा नहीं जाएगा। फिर भी आप देख लो कि 1961 की जनगणना में 73 उपबोलियाँ मानी गई थी। इसमें 46 उपबोलियों को बोलने वालों की संख्या 1000 से भी कम है। इतना सा याद रखो कि 73 उपबोलियाँ मानी गई थी। कितनी? 7 उपबोलियाँ क्या होती है? जो मुख्य भाषाओं के साथ साथ चलती है ना, वही बोलियाँ होती है। तो 7 तो उससे अपन 73 याद रख सकते हैं। मैं तो एग्जाम में ऐसे ही याद रखता था, ठीक है ना। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब छोटा सा एक बार देख लेते हैं जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन का वर्गीकरण देख लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं गाइस, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन का वर्गीकरण और ये अपन सेकंड क्लास में करेंगे। पहला पार्ट अभी तक यहीं पर रखते हैं। अभी तक पहले पार्ट में अपन ने जो जो पढ़ा ना, फटाफट उसको मैं आपको याद करवा लेता हूँ, ठीक है ना। देखो गाइस फटाफट, अब मत जाना, अब अगर कोई चला गया ना तो वो बहुत सारी चीज़ें चूक जाएगा। अब अपन फटाफट इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? हमने शुरुआत क्या है, कहाँ से की थी? राजस्थानी भाषा एवं बोलियों से की थी। इसमें अपन ने सबसे पहले देखा था 835 विक्रम संवत में उद्योधन सूरी का कोवल्यमाला देखा था, जिसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 18 भाषाओं का उल्लेख था। और उद्योधन सूरी ने मरु भाषा को क्या कहा था? मरुवाणी कहा था। मरुवाणी कहा था। किसने कहा था? उद्योधन सूरी ने कहा था। क्या कहा था? मरुवाणी कहा था। कोवल्यमाला में कहा था। और कोवल्यमाला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख? 18 भाषाओं का। पिंगल शिरोमणि किसका ग्रंथ है? तो पिंगल शिरोमणि कवि कुशलाभ का है। आईन अकबरी क्या कहते हैं? अबुल फजल का है। और पहली बार मारवाड़ी भाषा किसने कहा? तो मारवाड़ी मुगलों की देन है। मारवाड़ी शब्द मुगलों की देन है, तो किसने कहा था? तो अबुल फजल और कवि कुशलाभ ने पिंगल शिरोमणि में कहा था, ठीक है ना। तो और अच्छा इसने क्या, उद्योधन सूरी ने तो मरुवाणी कहा था। मारवाड़ी पहली बार किसने कहा था? तो पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल का आईन अकबरी में कहा था। ये नो अबॉलिशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत धाड़फाड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन पहला आदमी था जिसने इसके लिए राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया। और कब किया? 1912 में किया। किस बुक में किया? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बुक में किया। किस में किया? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। ये सारणी फटाफट देख लेते। पहले थी संस्कृत, संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत के 3 रूप टूटे। तो क्या क्या रूप टूटा कि देखो मरु गुजरी में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मरु और गुजर, तो मरु से मरुस्थल वाला राजस्थान और गुजरी से गुजर वाला गुजरात, ऐसे अपन याद रखते हैं। शोर कौन करता है? हिंदी गाने शोर करते हैं, तो शोर से नहीं अपभ्रंश से हिंदी बनी है। एक बात मैंने आपको बनाई थी, हिंदी ग्रंथ अकादमी ने क्या कहा? हिंदी ग्रंथ अकादमी ने कहा मरु गुजरी नहीं, शोर से नहीं। देखो हिंदी ग्रंथ अकादमी तो हिंदी का ही पक्ष लेगी ना, तो उसने कह दिया शोर से नहीं। मैं हिंदी का विरोधी नहीं हूँ, हिंदी प्रेमी हूँ, ठीक है। आपको याद करवाने की ट्रिक बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है कि सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, और उससे टूटते टूटते फिर मरु गुजरी, और मरु गुजरी से मरु भाषा राजस्थानी, और गुजरी से गुजराती। ये सारी चीज़ें अपन ने करके ही यहाँ तक टेबल पर आए थे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो एम है वो एम होगा, उसका रचनाकार एम होगा, जो एस है उसका रचनाकार एस होगा, ठीक है। और जो एन है उसका रचनाकार एन होगा। कैसे? तो देखो मरु गुजरी में एम है तो मुंशी माहेश्वरी मेनारिया, देखो नागर में एन है तो पुरुषोत्तम मेनारिया, ठीक है। यहाँ डबल एम है तो मरु गुजरी होगी, ठीक है ना। तो पुरुषोत्तम मेनारिया और जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन एन है। सौराष्ट्री तो बहुत आसान है, एक ही है। सौराष्ट्री में एस तो सुनीति में एस, यहाँ तक क्लियर है। ये कुछ कथन है जो याद रखने लायक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हैं। अब राजस्थानी भाषा का विकास अपन एक बार सड़ासड़ ऊपर की तरफ जाकर मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ तक, यहाँ पर आकर शुरुआत राजस्थानी भाषा की 11वीं में हो जाती है। 11वीं और 12वीं भाषा में राजस्थानी भाषा का पूर्ण रूप से उद्भव हो जाता है। 16वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा 16 स्वतंत्र कब होती है? 16 स्वतंत्र, तो 16वीं शताब्दी राजस्थानी भाषा स्वतंत्र हो जाती है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गोल्डन टाइम, जब पूरे राजस्थान में राजस्थानी भाषा ही चलती थी, 1650 से 1850। अब आप कहेंगे 1850 के बाद क्या बात? तो बेटू 1850 के बाद मतलब सूचना एवं प्रसारण के संसाधन आने लगे और हिंदी का प्रभाव बढ़ता गया, ठीक है। इसके बाद ये सारणी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये याद रखना है कि 1961 में है ना कितनी उपबोलियाँ थी। उपबोलियाँ क्या होती है? मुख्य भाषा के साथ साथ चलती हैं, 7 से 73 याद रख सकते हो, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये देखो अब अपन राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है ना जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन का, इसे हम जस्ट अगली क्लास में जो 10 मिनट बाद ही मैं अपलोड कर रहा हूँ। टुकड़ों में क्यों करा रहा हूँ कि आप पानी पेशाब कर लो, चाय पी लो,
ठीक है, पानी पी लो और उसके बाद पूरी ऊर्जा से ये 32 पेजों में मैं आपको है ना 2 नंबर का 2 या 4 क्वेश्चन जो भी आएंगे मतलब एकदम रटवा दूंगा। अगर कोई बच्चा यहाँ तक क्लास में है ना तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर मैं लास्ट तक था, या कमेंट बॉक्स में थैंक यू पवन सर लिख देना, थैंक यू पवन सर हार्ड वर्क, थैंक यू पवन सर लिख दोगे या थैंक यू हार्ड वर्क, इतना सा लिख दो थैंक यू हार्ड वर्क। जो बच्चा थैंक यू हार्ड वर्क लिखेगा ना मैं समझ जाऊंगा वो मेरी क्लास में लास्ट तक था। लव यू गाइज, लव यू सो मच। हम ना 3rd ग्रेड में सिलेक्शन लेके रहेंगे। जो बच्चा कमेंट करेगा उसका तो पक्का सिलेक्शन होगा, मेरा वादा है, मैं प्रार्थना करूंगा। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, लव यू, टाटा।